हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे कि पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक नए सियासी जन्म के लिए तैयार हो रही है। इमरान खान 2 रोजा दौरे पर लाहौर पहुंचे हैं। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब में अपना सियासी रिवाइवल हासिल कर पाएगी? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान 2 रोजा दौरे पर लाहौर पहुंचे हैं और मेंबर साजी मुहिम के सिलसिले का उन्होंने जो पूरे मुल्क में आगाज कर रखा है, अब इस सिलसिले में पंजाब में लाहौर में इसका आगाज किया है। बड़ा भरपूर उनका 2 दिन का दौरा है, जहां पर मुख्तलिफ जगहों पर रुक के वो कारकुनान से भरपूर खिताबात कर रहे हैं, नून लीग पर शदीद तनकीद कर रहे हैं, क्योंकि जाहिर है इलेक्शन का साल है और पंजाब में जिसको जीतना है और पंजाब में जो जीतेगा वही जाहिर है अगला वजीर आजम या अगली वफाकी हुकूमत बनाने के काबिल हो सकेगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इन द गिवन सर्कमस्टांसेस इस वक्त जो मुल्क के मारूजी सियासी हालात चल रहे हैं, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना पॉलिटिकल रिवाइवल पंजाब में हासिल कर पाएगी? क्या उसी तरह की पॉलिटिकल हाइप या उसी तरह की सियासी तवज्जो हासिल कर पाएगी जो उसे 2013 के इंतखाबात में हासिल थी? और यही वो नुक्ता है जिसको बुनियाद बना के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 29 अप्रैल से लाहौर में मीनार पाकिस्तान पर ही जलसा करने जा रही है और इरादा रखती है कि जो उसने 2013 के हवाले से या 2011 में जो जलसा किया था उससे बड़ा या कम से कम उसके बराबर का जलसा वो एक दफा फिर करेगी और पंजाब में अपना पॉलिटिकल रिवाइवल हासिल करेगी। एक तरफ मेंबर साजी मुहिम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जारी है और दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा उस हो रहे हैं। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मानसेहरा के MPA वजीहुज़्ज़मान उन्होंने पार्टी छोड़ दी, ये कह के कि खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई नजरिया नहीं रहा। उधर पाकपतन के PTI के सदर अहमद रजा मानिका उन्होंने भी आज इन्हीं वजूहात की बिना पे और ये कह के कि पार्टी पॉलिसियां अब ज्यादा मुनासिब, ज्यादा अच्छी नहीं रही, उन्होंने भी आज पार्टी छोड़ दी है। तो क्या ये जो डेंट पड़े हैं, चाहे छोटे हैं चाहे बड़े हैं, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लाहक खतरात का अंदाजा है? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 29 अप्रैल के जलसे से 17 जनवरी का जो दाग है क्या वो धो पाएगी? यही सारे मामलात पे आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे। मेरे साथ हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर मरकजी रहनुमा शफकत महमूद साहब। अस्सलाम वालेकुम शफकत महमूद साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए वक्त देने पे। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक तरह से पंजाब में अपना सियासी रिवाइवल दोबारा हासिल करना चाहती है, लेकिन एक ऐसे दिन पे मेंबर साजी मुहिम आपकी लाहौर में शुरू हुई है जब आपके 2 अहम लोग, एक MPA मानसेरा से, दूसरे आपके पाकपतन के सदर, उन्होंने पार्टी छोड़ दी है। क्या इस तरह के डेंट से फर्क पड़ता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को? पहले तो बात यह है कि मैं इस बात से कतई इत्तेफाक नहीं करता कि पंजाब में कभी हमारी पोजीशन नीचे गई थी। जो पोजीशन पार्टी की थी उससे आगे बढ़ती रही। ठीक है, कुछ बाई इलेक्शंस जीते, कुछ हारे, और जो सिटिंग गवर्नमेंट होती है उसके लिए बाई इलेक्शन जीतना बहुत आसान होता है। तो लेकिन बहरहाल जो सियासी एक्टिविटी में आपको तेज़ी नज़र आ रही है वो कोई गैर मामूली बात नहीं है। इलेक्शन करीब है, इलेक्शन की आमद है, 2 माह रह गए हैं गवर्नमेंट को ख़त्म होने में, और उसके बाद अगर आप 60 या 90 दिन भी कहें तो 3-4 महीने इलेक्शन को रह गए हैं। तो आपको बहुत सारी ऐसी एक्टिविटी नज़र आएगी और इंशाअल्लाह ताला हम स्वीप करेंगे पंजाब में, और हमारी पोजीशन जो है वो हमें हर तरफ से हमने अंदाज़ा लगाया है और हमारे सर्वेज भी हैं, बहुत अच्छी है पंजाब में। बाकी रह गया ये मामला कि कोई एक साहब हैं जो मनसेरा से चले गए हैं या कोई पाकपतन से चला गया है। जब इलेक्शन करीब आता है तो जिन लोगों को ये ख़तरा होता है कि उनको पार्टी टिकट नहीं देगी और वो उसकी वजूहात कई होती है, या कि उन्होंने काम नहीं किया, या लोगों ने मेहनत नहीं की, या उनकी वोट बैंक मौजूद नहीं है, या उनका जो 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 पीरियड था जिसमें वो इलेक्ट हुए उसमें उन्होंने लोगों की खिदमत नहीं की। तो जब लोगों को ये नज़र आता है कि उनको टिकट नहीं मिलेगा तो फिर वो और राहें तलाश करते हैं
और ये आपको नजर आएगा, दूसरी पार्टियों में नजर आएगा। साहब, यहीं पे आपको इंटरप्ट करूंगी, क्या ये फॉर्मूला सिर्फ उन पर अप्लाई होता है जो पीटीआई छोड़ के जा रहे हैं, या उन पर भी अप्लाई होता है जो दूसरी जमातें छोड़ के पीटीआई में आ रहे हैं? देखिए, फार्मूला तो तकरीबन हर किसी पे अप्लाई होता है, लेकिन हर हालात हर जगह के मुख्तलिफ हैं। जो केसेस आपने दो जिनका जिक्र किया है वो तो क्लियरली ऐसे हैं जहां पे लगता है कि जो हजरात थे उनको शक था कि उनको टिकट नहीं मिलेगा। लेकिन नून लीग से कई लोग जो आए हैं वो ऐसे हैं कि जो टिकट के का इशू उनके लिए नहीं था, वो इंडिपेंडेंटली जीते थे, जैसे रजा हयात हिराज थे, बाकी लोग थे, उनका ये इशू नहीं था। लेकिन वो नवाज शरीफ की हरकत से मुतनफ़र हो के हमारे साथ आ रहे हैं। तो मैं आपको एक जनरल उमूमी जवाब नहीं दे सकता, हर सिचुएशन जो है उसका एक अलग जवाब है। और अगर ऐसी कोई होगी तो मैं आपको बता दूंगा कि इस सिचुएशन में ये चीज, ये अवामिल शामिल थे और इस चीज में शफकत साहब, जो इलेक्टेबल्स दूसरी जमातें छोड़ के आपके पास आ रहे हैं वो डिसग्रंटल्ड हैं और उनके खदशात, उनके जो भी रिजर्वेशंस हैं अपनी पुरानी पार्टियों से वो आप लोग एंडोर्स भी करते हैं। लेकिन जो आपकी पार्टी छोड़ के जा रहे हैं, जिसमें मिसाल के तौर पे आज अहमद रजा मानी का हो गए, वजीउज़्ज़मान साहब हो गए, यहाँ तक कि फौजिया कसूरी साहिबा, उन्होंने पार्टी छोड़ी नहीं है, लेकिन ये सब लोग यही बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ अपने एक्सेस से हट गई है, अपने नजरिए से हट गई है। क्या आप समझते हैं कि पीटीआई का नजरिया सलामत है? देखिए, जो भी जाएगा उसने कोई ना कोई जवाब तो पेश करना है। मोहतरमा फौजिया कसूरी साहबा का तो केस बड़ा मुनफरिद है, उसमें ये मानेका और बाकी केसेस का ताल्लुक नहीं है। उसमें तो ये क्लियरली बात है कि वो चाहती थी कि उनकी नंबर 1 पोजीशन हो वेमेन सीट में। वो जब नहीं हुई तो वो बहुत नाराज़ हुई और उन्होंने बड़ा उसमें, जब एमएनए नहीं बनी तो वो उनका नाराज़गी का ये आलम था कि कभी नून लीग के पास जाती थी। फिर उन्होंने सेनेटरशिप के लिए कोशिश की, क्योंकि वो केपी की नहीं थी इसलिए वहाँ से सेनेटर भी नहीं हो सकी। तो बदकिस्मती से बहुत सारे उनके जो मामलात हैं उनके अंदर कुछ ज़ाती ख्वाहिशात की तकमील को ना पहुँचना वो है। बाकी जो 2 हज़रात हैं वो तो मेरा ख्याल है शायद टिकट का मसला था। लेकिन जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि जो लोग जा रहे हैं या जो लोग आ रहे हैं, उन सब का अगर हमें एक ऐसी बात करनी मुश्किल है कि जो सब पे अप्लाई करती हो, वो उसका अलग अलग तज्जिया करना पड़ेगा। और मसलन कई लोग हमारी तरफ आ रहे हैं जो कि समझते हैं कि हमारे मैसेज में ज़्यादा ताकत है, वो समझते हैं कि उनको जो वो करना चाहते हैं सियासत में वो तहरीक इंसाफ पूरी कर सकती है। कई लोग नाराज़ होकर आ रहे हैं, वो समझते हैं कि नवाज शरीफ से वो नाराज़ हो गए हैं। कई अवामिल हैं। अब आप नाम लेंगे तो मैं बता दूंगा कि इसमें क्या इशू था और दूसरे में क्या इशू था। लेकिन जितने नाम मैंने लिए उसमें शफकत महमूद साहब, और ये कोई पहली दफा नहीं है, इससे पहले आयशा गुलालाई ने पार्टी छोड़ी या जिसने भी पार्टी छोड़ी, नाज बलोच साहिबा ने पार्टी छोड़ी, तो इस तरह से उनको उनके बारे में भी यही कहा गया कि जाती ख्वाहिशात थी, कोई सीट की ख्वाहिशमंद थी, कोई ओहदे की ख्वाहिशमंद थी, सो ऑन एंड सो फोर्थ। मैंने आपसे सवाल ये किया था कि क्या पीटीआई का नजरिया सलामत है, और इसके साथ कनेक्ट कर लीजिएगा कि इमरान खान साहब बड़ा भरपूर ये 2 दिन का लाहौर का दौरा कर रहे हैं। लेकिन एक तरफ आप लाहौर में देखें तो अब्दुल अलीम खान साहब जो कि सेंट्रल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेंट्रल प्रेसिडेंट हैं, जिस तरह से नैब ने उनके गिर्द शिकंजा कसा हुआ है, और पीटीआई के बहुत बड़ी तादाद में एक नौजवान तबका है, नौजवान फॉलोअर्स है पंजाब में, खासतौर पर लाहौर में, सेंट्रल पंजाब में, कि जो आपके नजरियाती एक्सेस से हटने से नाला हैं, जो अब्दुल अलीम खान साहब के हवाले से भी बहुत सी कार्रवाइयों से नाला है। तो क्या आप समझते हैं कि पीटीआई का नजरिया सलामत है और यूथ अभी भी आपके साथ है, और जो नाराज यूथ है, जो नाराज नजरियाती कारकुन है, उसको आप वापस ला सकते हैं? देखिए, बात यह है कि ये तो आपका तासुर है और आपका अपने तासुर का हक है, और आप जिसे अखबार की ज़बान में कहते हैं एडिटोरियल कमेंट कर रही हैं, वो भी आपका हक है। हकायक जो है वो ये नहीं है। हकायक ये है कि हमने पिछली दफ़ा यूथ को 35% टिकट यूथ को दिए, जो कि पाकिस्तान की तारीख में अनप्रेसिडेंटेड है। पिछली दफ़ा हमने 85% ऐसे लोगों को टिकट दिए जिन्होंने कभी इलेक्शन नहीं लड़ा था। अब हमारे प्रोग्राम की वजह से या मुख्तलिफ अवामिल की वजह से लोग हमारे साथ शामिल हो रहे हैं, उनको हम ले रहे हैं, और कहीं कहीं इतराज़ात भी हैं। कहीं लोग समझते हैं जो लोग आए हैं वो अच्छे लोग नहीं हैं। अभी टिकटों का कोई फैसला नहीं हुआ, जो किसी का एतराज़ है उसको भी हम ज़रूर खातिर में लाएंगे और उसको ज़रूर डिस्कस करेंगे। लेकिन मुझे आप ये बताइए कि अगर कामयाबी होती है तहरीक इंसाफ को
तो वो कैसे मुमकिन है अगर यूथ भी हमारे साथ ना हो और बाकी लोग जिस तरह आप पेंट कर रहे हैं, आप तो एक ऐसा खाका पेश कर रहे हैं जिससे लगता है कि जैसे पार्टी तो बर्बाद होगी। पार्टी तो इस वक्त इतनी मजबूत होती जा रही है और इतनी ज्यादा उसमें ताकत आ रही है कि लोग जौकदार जौक आ रहे हैं। तो आपके बयानिए में और हमारे बयानिए में जमीन आसमान का फर्क है। मैं आपके बयानिए को ही समझना चाह रही हूँ। हमारा बयानिया कोई नहीं है, हमारे सिर्फ सवालात हैं, और सवालात क्योंकि हमने 17 जनवरी को सूरत हाल देख रखी है और जाहिर है हम लोग भी लाहौर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की यूथ से, बाकी तमाम जमातों के नौजवानों से भी बात करते रहते हैं। तो बहरहाल यूथ में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत डिसग्रंटमेंट बाकी है। खासतौर पर अब्दुल अलीम खान साहब के खिलाफ जो नैब की कार्रवाइयाँ हैं वो मामलात हो गए, और जाहिर है अभी जब पिछले दिनों इमरान खान साहब तशरीफ लाए थे तो तब भी बहुत से नजरियाती कारकुनान और रहनुमाओं ने उनसे नाराजगी का इजहार किया था। तो आपके बयानिए को ही समझना चाह रहे हैं कि 29 अप्रैल को आप लोग 17 जनवरी का दाग धो देंगे? नहीं, देखें, मैं ये कह रहा हूं ना कि आपका सवालात के अंदर एक नजरिया या एक सोच पिना है जिससे मैं एग्री नहीं करता। लेकिन बहरहाल अब्दुल अलीम खान साहब को जब भी बुलाया है नैब ने, उन्होंने वहाँ पेश हुए हैं, उन्होंने अपना मुकम्मल दफा जो है वो नैब को पेश किया है, और अगर कुछ है उसमें तो निकालें। अभी तक ऐसी कोई चीज़ निकली नहीं, तो किसी को बगैर किसी चार्ज के, बगैर किसी कोर्ट केस के, बगैर किसी कन्विक्शन के हम पहले कंडेम कर दें, ये तो बड़ी अजीब सी बात है। इसलिए हम तो नहीं करेंगे, और लोगों के एतराज़ात हैं, बिल्कुल होंगे। देखें, मैं आपको एक चीज़ बताऊं गरीदा, कि जो भी एक मुतहरक जमात होती है जिसमें एक वलवला होता है, उसके अंदर इख्तलाफात भी होते हैं, उसमें लोग नाराज भी होते हैं, ये सब कुछ होता है। ये जो पार्टीज बिल्कुल जहां मुकम्मल खामोशी नजर आती है आपको, वो डेड पार्टीज हैं, वो नीचे जा रही होती हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शफकत महमूद साहब प्रोग्राम में हमसे बात करने के लिए। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब बात करेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जहां इमरान खान साहब आज 2 रोजा दौरे पर लाहौर पहुंचे हैं मेंबर साजी मुहिम के सिलसिले में, वहीं पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 2 अहम रहनुमा, एक मानसेरा से उनके MPA वजीहुज़्ज़मान साहब और दूसरा पाकपतन के उनके पार्टी सदर, उन्होंने आज पार्टी से अलहदगी इख्तियार कर ली है, ये कह के कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब नजरियाती नहीं रही। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चाहती है कि पंजाब का सियासी मैदान एक दफा फिर से हासिल कर सके, क्या उसके लिए पॉसिबल होगा? और दूसरी तरफ जो उसको डंट पड़ रहे हैं, जो लोग पार्टी छोड़ के जा रहे हैं, फौजिया कसूरी साहिबा ने चंद दिन पहले जिस तरह से पार्टी फैसलों पर, पार्टी के नजरिए पर शदीद तनकीद की, अब्दुल अलीम खान साहब जिस तरह नैब के शिकंजे में फंसे हुए हैं, और इन सब मामला पे बात करेंगे। और इसके अलावा ये भी बात करेंगे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पंजाब में क्या मुस्तकबिल है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तो अपना रिवाइवल शुरू कर दिया है, लेकिन पीपल्स पार्टी जिसने बड़े दबंग अंदाज में ऐलान किया था कि बिलावल भुट्टो जरदारी पंजाब में सियासी कैंपेन का आगाज करेंगे, तो उसकी सियासी कैंपेन का क्या हुआ? पीपल्स पार्टी कहां पर खड़ी हुई है, इसी हवाले से बात करेंगे। सबसे पहले जो 2 रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ गए हैं आज, वजीहुज़्ज़मान और अहमद रजा मानिका साहब, इनसे बात करेंगे। वजीहुज़्ज़मान साहब पहले मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम वजीहुज़्ज़मान साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए वक्त देने पे। और ये फरमाइएगा, आपने आज कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा का कोई भी रुकन नजरियाती नहीं रहा, ये क्या वजह रही आपकी आज पार्टी छोड़ने की? मैंने करेक्शन थोड़ी कर दूं, पीटीआई मैंने छोड़ी नहीं है, पीटीआई मैंने अभी शामिल नहीं हुआ था। मैं बेसिकली इलेक्शन मैंने नून के इलेक्शन पे लड़ा था और उनकी पॉलिसीज से कुछ मैं नाला हुआ, और 1.5 साल पहले फिर मैंने रिजाइन किया था, जिसके बाद मैं डीसीट हुआ था, फिर सुप्रीम कोर्ट से बहाल हुआ था। तो क्योंकि इलेक्शन नून के उस पर टिकट पे था, तो मैंने फॉर्मली अभी मैं ज्वाइन नहीं किया था। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि मैंने प्रैक्टिकली पीटीआई के लिए 1.5 साल मैंने बड़े इखलास से काम किया, और मैंने जो खान का विजन था तब्दीली का, चेंज का, इंसाफ का, मेरिट का, मैंने अटमोस्ट कोशिश की कि उसको यानी लेटर स्पिरिट उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। लेकिन खान तो इसमें कोई शक नहीं कि एक अजीम इंसान है, ना बिकने ना झुकने वाले। लेकिन मुझे अफसोस इस बात पे हुआ कि 5 साल में वो अपनी टीम ना बना सके, और जिस नजरिए पे वो चल रहे थे उनके साथ इस वक्त मुझे कोई एक बंदा भी उस नजरिए का नजर नहीं आता। और जब मैंने देखा कि यहाँ पे मामलात कुछ ऐसे हैं कि कोई इज्जतदार आदमी की जगह नजर नहीं आ रही, तो मजबूरन फिर 10 साल पहले मैं काफ में रह चुका था,
कुछ खफगी मेरी किसी वजह से आई थी, लेकिन इस पार्टी में मुझे इज्जत बहुत मिली। चौधरी शुजात साहब का जो रवैया है वो अपने मेंबरान के साथ, अपने लोगों के साथ हमेशा ऐसा रहा कि हम पार्टी छोड़ के भी कभी उनके खिलाफ बात नहीं कर सके। तो सरपरस्ती और मोहब्बत, तो वो वजह थी कि जब मैंने देखा कि मैं आ तो गया हूँ लेकिन यहाँ पे वो तब्दीली वाली बात नहीं है, तो मजबूरन फिर मुझे अपनी कौम को एतमाद में लेना पड़ा। जो मैंने 4 दिन पहले अपने घर में, जब खान साहब पैरल मानसरा में जलसा भी कर रहे थे, वफा में भी कर रहे थे, तो उस वक्त मैंने मीटिंग बुलाई और लोगों ने मुझे अपना इख्तियार दिया, और वो इख्तियार आज मैं अपने लोगों के साथ यहाँ पे आके मैंने बाकायदा पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ में नहीं, मुझे ये कहा गया है कि अब ये सारी मुस्लिम लीग यूनाइट हो रही हैं और ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग होगी इंशाल्लाह। रजिस्टर्ड पार्टी भी इसी नाम से है। ठीक है, आपने कहा कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ के नजरिए पर आप आए थे, लेकिन वो नजरिया अब आपको कहीं नजर नहीं आता, और खासतौर पर ये डिबेट उस वक्त से शिद्दत इख्तियार कर गई है जब से सेनेट के इंतखाबात हुए हैं, और ये खबरें ज़बाने ज़द-ए-आम हैं कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ के खैबर पख्तूनख्वा के MPs जिस तरह से बिके हैं वो अपनी पार्टी के साथ भी मौजूद नहीं है। क्या ये भी एक वजह थी आपके मायूस होने की? PTI के मेंबरान मेरे ख्याल में बिके शायद ना हो उतना जितना इन्होंने इल्जाम लगा के लोगों को गंदा करने की कोशिश की है। ज्यादातर लोग CM साहब से खफा थे और वो खफगी की वजह से ये एक एहतजाज उन्होंने रिकॉर्ड करवाया है, और मुझे अफसोस ये है कि CM साहब को अपने लोगों को एतमाद में लेना चाहिए था। कम से कम उनके साथ बैठ के पूछना चाहिए था कि आप क्यों खफा है मुझसे। उन्होंने बजाय इस बात के उन्होंने उल्टा वो लिस्टें लगा के लोगों को इन्होंने, अब ऐसे मामला तो हमेशा से हो रहे हैं, ये नहीं कि सब पहली दफा हुए। आपका क्या ख्याल है कि बाकी पार्टियों में किसी ने कुछ नहीं किया होगा, सिर्फ PTI की लिस्ट क्यों शामिल हुई है? तो ये बड़ा इमेच्योर किस्म की हरकत थी जो उनकी अपनी, मैं समझता हूँ, गलतियों की वजह से और उनकी अपने लोगों को कॉन्फिडेंस में न रखने की वजह से ये हालात मामला सामने आए। एक आखिरी सवाल का मुझे वजीर-उज़-ज़मान साहब जवाब दीजिएगा कि आपने जिस लम्हे में पार्टी छोड़ी है, पाकिस्तान तरीके इंसाफ छोड़ी है, इलेक्शन ईयर है चूंकि ये, तो क्या आपको लगता है कि खैबर पख्तूनख्वा में मुस्तकबिल कोई नहीं है? हालांकि इमरान खान साहब पूरे मुल्क में मेंबर साजी मुहिम का आगाज कर रहे हैं, पाकिस्तान तरीके इंसाफ की सियासत को रिवाइव करना चाहते हैं, कराची गए वो, आज लाहौर के दौरे पर हैं, तो आप समझते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तरीके इंसाफ का मुस्तकबिल खतरे में है जो आपने शिप जंप कर ली है? देखिए जी, कुछ कहना काबिल वक्त होगा, लेकिन खान साहब को चाहिए ये था कि उनको अल्लाह ने एक प्रोविंस दिया था और उसमें मेरी उनसे एक दो दफा मुशावरत भी हुई। मैंने कहा कि जी आप इस पे कॉन्सेंट्रेट करें और इसको एक मॉडल के तौर पे सामने लेकर आएं, और अगर आपने हकीकी तब्दीली अपने मॉडल में ले आए तो बाकी तीनों सूबों में ये मैसेज जाएगा, तो आपको कोई जलसा करने की जरूरत नहीं होगी। पूरी कौम आप पे एतमाद करती है, आपके पीछे आ जाएगी। लेकिन मुझे समझ नहीं आती कि किस किस्म के एडवाइजर उन्होंने रखे हुए हैं जिन्होंने उनको पख्तूनख्वा की तरफ तवज्जो देने के बजाय पूरे पाकिस्तान की दौड़ लगाई और जगह जगह जलसे करवाए, लोगों को भी भगाया, उसको भी भगाया, और एक जगह जहाँ पे काम टिक के करना चाहिए था वहां पे वो नहीं कर सके, और यही वजह थी कि पख्तूनख्वा में तब्दीली न आ सकी। बेहतरी जरूर आई, इसमें कोई शक नहीं, वो भी उनका अपना इंटरेस्ट था, वरना वो भी नहीं आनी थी। ये मैं समझता हूँ कि होना चाहिए था इस तरह, क्योंकि इंसाफ की बात है। मैंने उनको ये भी कहा था कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ नाम नवाज शरीफ, मरियम नवाज और शाहिद खाकान अब्बासी के खिलाफ तौहीन अदालत की केसेस की समाअत लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने फुल बेंच तश्कील दे दिया है, और हम ये भी बात करेंगे कि चीफ जस्टिस साहब ने आज मिट्टी में थरपारकर में बच्चों की हलाकत के केस का नोटिस लेते हुए रिमार्क्स दिए हैं कि हुकूमत के कामों में मजबूरन मुदाखलत करनी पड़ती है। क्या चीफ जस्टिस साहब को ये इस किस्म का स्टेटमेंट देना चाहिए था, और पाकिस्तान तरीके इंसाफ की मुल्क भर में सियासी रिवाइवल की कोशिश, इस हवाले से भी बात करेंगे। मेरे साथ हैं जस्टिस वजीहुद्दीन साहब, मुल्क के मारूफ माहिर कानून हैं और एक नई सियासी जमात आम लोग इत्तेहाद पार्टी, उसके कायम मकाम चेयरमैन भी हैं। अस्सलाम वालेकुम जस्टिस वजीहुद्दीन साहब, से बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए वक्त देने पे। और सबसे पहले ये फरमाइएगा कि आपकी राय क्या है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो फैसला किया है कि 2018 के आम इंतखाबात जुडिशल अफसरान की निगरानी में होंगे। फखरुद्दीन जी इब्राहिम साहब ने भी इस तरह की तजवीज दी थी, जिसको उसके बाद रद्द कर दिया गया था, लेकिन दोबारा वो अपील में गए थे तो एक इलेक्शन के लिए इसको एक्सेप्ट कर लिया गया था। क्या ऐसा होना चाहिए कि सिर्फ जुडिशल अफसरान की निगरानी में आम इंतखाबात हों? जी, बेहतर यही की वजह यह है कि जहां तक के एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों का ताल्लुक है, जहां तक के ब्यूरोक्रेसी का ताल्लुक है, उनके तो रवाबित सियासी लोगों से और सियासी पार्टियों से रखते हैं।
तो अगर तो आपने न्यूट्रल और गैर जानिबदार लोगों के मातहत इलेक्शन कराने हैं तो अदलिया ही वो वाहिद इदारा रह जाता है। मैं आपको ज़रा सा यहाँ ये बताऊँ कि 2009 में जब हामिद अली मिर्ज़ा चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे तो उनकी ये दरख्वास्त जो हमारी जुडिशल एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी है उसने रिजेक्ट कर दी थी। उसके बाद 2013 के सिलसिले में 2012 में फखरुद्दीन जी इब्राहिम साहब की ये रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली गई थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो इलेक्शंस हुए 2013 के वो इत्मीनान बख्श नहीं थे और उनके मुताबिक जरदारी साहब का जो ये कहना था कि ये आरओज के इलेक्शंस हुए हैं वो बिल्कुल दुरुस्त था। उसकी वजह यह है कि जिन लोगों को नॉमिनेट किया गया था उनको प्रॉपर तरीके से वेट नहीं किया गया। सारे लोग अदलिया में भी एक जैसे नहीं होते हैं। जो ACRs होती हैं, एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट्स होती हैं, वो देखी जाती हैं और उसमें फिर अदलिया के जो सरबराह होते हैं इन मामलात में हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होते हैं और इलेक्शन कमीशन की जहाँ तक ताल्लुक़ है वहाँ चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दीगर लोग होते हैं, तो उनकी आपस में कंसल्टेशन होनी चाहिए और बेहतर से बेहतर लोग जो हैं उनको ROs और DROs अपॉइंट किया जाए। तो मैं समझता हूँ कि किसी हद तक इस बात की एश्योरेंस हो सकती है कि मुल्क में न्यूट्रल और इम्पार्शियल इलेक्शन हो सकें। ठीक है। और आज एक और खबर आई, जस्टिस साहब के नैब के अहम केसेस में नैब के ही अपने आला अफसरान दबाव पाते हुए मुलव्विस पाए गए हैं। ये कितना खतरनाक है नैब के लिए? और शरीफ फैमिली पहले ही कहती है कि नैब उनके खिलाफ काम कर रहा है, या शरीफ फैमिली के बारे में ये एक तासुर पाया जाता है कि वो नैब पे दबाव डलवाना चाहती है। तो ये कितना खतरनाक है इस इदारे के लिए? देखें, हर इदारे में इस तरह के ब्लैक शीप्स तो हुआ करते हैं और मैं समझता हूं कि अगर तो उनकी आइडेंटिफिकेशन हो जाए और उनको सैर हासिल सजाएं मिल जाएं तो ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता दूर भी हो जाती हैं। बड़ी बात यह है कि इस तरह की डिस्कवरी हुई, बड़ी बात यह है कि अप्रोप्रिएट एक्शन इनिशिएट किया गया। तो हमारे जैसे मुल्क में जहाँ पर के किरदार कोई नहीं है, मॉरल वैल्यूज़ कोई नहीं है, इस तरह की चीज़ें होती रहती हैं, लेकिन उनसे खायफ होने की और उनसे भागने की ज़रूरत नहीं है। उनका मुकाबला करने की ज़रूरत है और उनको स्ट्रांगली रद्द करने की ज़रूरत है। जैसे साहब, आजकल जुडिशल एक्टिविज्म की काफ़ी बात हो रही है और आज यहाँ तक नौबत आ गई कि मिट्टी थरपारकर में जो बच्चों की हलाकत का केस है, कराची में सफाई सुथराई का केस है, उसमें चीफ जस्टिस साहब को ये रिमार्क्स देने पड़े कि क्या लगता है कि मैं टेक ओवर कर रहा हूँ या मैं टेक ओवर करना चाहता हूँ। फिर उन्होंने ये भी फरमाया कि मजबूरन हुकूमत के कामों में मुदाखलत करनी पड़ती है। उधर जो बार और बेंच का तनाज़ा है, जिस तरह बलूचिस्तान में रेजिस्टेंस देखी गई लॉयर्स की तरफ से, बार एसोसिएशन की तरफ से सामने आई, खैबर पख्तूनख्वा में जिस तरह से तहफ़्फ़ुज़ात सामने आए, कराची बार ने जिस तरह तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया, ये क्या हो रहा है? देखें, जहाँ तक कि वो थरपारकर वाले मसले का ताल्लुक़ है तो उसका बैकग्राउंड आप ज़रा जहन में रखिएगा कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने नेशनल असेंबली में ये कहा था कि कुछ गवर्नेंस के इश्यूज़ हैं हमारे दरमियान में और अदलिया के दरमियान में। तो यकीनन जब उनकी मुलाकात हुई होगी तो इन मामलात को एड्रेस किया गया होगा। तो वो उस बैकग्राउंड में चीफ जस्टिस साहब के रिमार्क्स को आपको देखना चाहिए कि अगर तो मामला थरपारकर का उठाया है, अगर तो नौज़ायदा बच्चों का वहाँ पर जो हशर होता है और इस वक्त नहीं कई सालों से हो रहा है, वो मामला अगर उन्होंने उठाया है, या फिर जिस तरीके से कराची के अंदर सॉलिड वेस्ट का कोई निज़ाम ही नहीं है वो उठाया है, तो वो तमाम जायज़ बातें हैं। अब जहाँ तक कि ये वकला साहिबान के एतराज़ात का ताल्लुक़ है, जहाँ तक मैं आपकी बात को समझा हूँ, गालिबन आप जो काजी फैज़ ईसा साहब के बारे में जो केस टेकअप किया गया है उसका हवाला दे रही हैं। जी बिल्कुल, एग्जैक्टली। और फिर कराची बार ने जिस तरह से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है,
हाँ, वो तो बात तो माशाल्लाह तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करती ही रहती है। मैं खुद बार का प्रेसिडेंट रहा हूँ, एडवोकेट जनरल भी रहा हूँ। माशाल्लाह ये लोग तो अनफॉर्चुनेटली जो लॉयर्स मूवमेंट था, इनका बहुत अच्छा किरदार था, लेकिन उसके बाद में जिस तरह के मामलात हुए हैं उसके बारे में कुछ ना कहा जाए तो बेहतर है। लेकिन देखें, काजी फैज़ ईसा का जहाँ तक मामले का ताल्लुक़ है, मैं उसके मेरिट्स में नहीं जाऊँगा, लेकिन वहाँ मसला ये है कि उनका अपॉइंटमेंट जो है वो चीफ जस्टिस कोयटा हाई कोर्ट के सिलसिले में डायरेक्टली हुआ था। नॉर्मली डायरेक्ट अपॉइंटमेंट नहीं होते हैं। पाकिस्तान की तारीख में सिर्फ 2 डायरेक्ट अपॉइंटमेंट हुए हैं हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के, एक मंजूर कादिर साहब का और एक तुफैल अली अब्दुर्रहमान साहब का। वो बहुत ही हाईली एमिनेंट लोग थे। मैं ये नहीं कहता कि काजी फैज़ ईसा जो हैं वो कोई एमिनेंट नहीं हैं, अपने नौयत के अच्छे वकील रहे हैं और उनकी अपॉइंटमेंट को मैं ज़ाती तौर पर क्वेश्चन नहीं करता हूँ। लेकिन फिर उसके बाद में उनका अपॉइंटमेंट सुप्रीम कोर्ट में हुआ तो उसको चैलेंज किया गया और वहाँ पर ऑफिस ऑब्जेक्शन रजिस्ट्रार साहब की तरफ से लगाए गए और कहा यह जाता है कि 2 साल से वो ऑब्जेक्शंस जो हैं उसमें पिटीशन में पड़े हुए थे। वो चीफ जस्टिस साहब ने उसको लिया, लेकिन चीफ जस्टिस साहब ने उसमें यह नहीं कहा कि इस केस के अंदर सब्सटेंस है। उसमें उन्होंने सिर्फ ये कहा कि हम एक बेंच बना रहे हैं जिसको गालिबन चीफ जस्टिस खुद हेड करेंगे और उसमें हम इस पिटीशन की मेंटेनेबिलिटी को एग्जामिन करेंगे कि ये मेंटेनेबल है या नहीं है। और उसके बाद में फिर दूसरा क्वेश्चन अगर अराइज करता है कि अपॉइंटमेंट जो है वो मेरिटोरियस थी या नहीं थी, अहलियत के मुताबिक थी या नहीं थी, ये तो बात की बातें हैं। इब्तिदाई बात जो है मेंटेनेबिलिटी की है। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट की मेंटेनेबिलिटी का मामला जो है वो तो सुप्रीम कोर्ट में है, लेकिन हाई कोर्ट्स में ये पिटीशन बिल्कुल मेंटेनेबल है। अगर कोई शख्स किसी के बारे में ये कहा जाए कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक अपॉइंट नहीं हुआ, कानून के मुताबिक अपॉइंटमेंट नहीं उसकी हुई है, तो हाई कोर्ट्स में रिट ऑफ को वारंटो नेचर के ऑर्डर्स पास करने की वाज़ेह तरीके से हाई कोर्ट्स में ये पावर मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट वो पावर एक्सरसाइज करेगी या नहीं करेगी, मैं कुछ नहीं कह सकता उसके बारे में। ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जस्टिस वजूद आज प्रोग्राम के लिए वक्त देने पे। ये था आज का प्रोग्राम, देखने का शुक्रिया। आई सी यू टुमारो। अल्लाह हाफिज़।